हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविलस्टैप हिमाचल। आज हम लोग डेली मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज डे 16 में गवर्नेंस ऑफ इंडिया के ऊपर एक इंपॉर्टेंट मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिस सिलेबस से आज का प्रश्न पूछा गया है आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हो, जहां पे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स इन इंडिया, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर्स, इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी, accountability and ethics in governance in India, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चेंजिंग रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर, इसके ऊपर 20 नंबर का प्रश्न एक बार हम लोगों को प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिला है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज इन इंडिया। तो इन स्पेसिफिक टॉपिक से आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का जो प्रश्न है, आज का जो सवाल है वो थोड़ा सा हटके रहेगा। अभी तक हम लोग 8 नंबर या 20 नंबर के जो क्वेश्चंस थे उन्हीं को ही डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग 4 नंबर का एक प्रश्न जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन है उसको आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इज ए प्री रिक्विजिट फॉर गुड गवर्नेंस, कमेंट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में आप सब लोगों ने लिखना है। जब भी हम लोग स्टूडेंट्स को देखते हैं आंसर लिखते हुए तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 8 नंबर और 20 नंबर के जो क्वेश्चंस उनको बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, लेकिन 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को लिखने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सब सिंपल सी बात है कि 4 नंबर का जब प्रश्न पूछा जाएगा और उसमें आपके पास 120 या हो सकता है 400 वर्ड्स लिखने के लिए हो, उसको 60 वर्ड्स में कैसे आपने कंसाइज करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके साथ साथ अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करूंगा तो आप सब लोगों की जो मेंस आंसर शीट है उसमें स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है 4 नंबर, 8 नंबर और 20 नंबर के सवालों को करने के लिए। तो उस एरिया के अंदर ही आप सबने अपना आंसर लिखना होता है। यही कारण है छोटे क्वेश्चंस को करना भी कभी कभी चैलेंजिंग टास्क है। तो यहां पे सबसे पहले जो 2-3 चीजें जो अभी तक हम लोग 8 और 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में करते आए हैं वही सेम प्रोसेस यहां पे भी हम लोग दोहराएंगे। और यहां पे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा 60 वर्ड्स में जो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है उसको ज्यादा टारगेट करने का रहेगा। क्योंकि मान लो यहां पे कमेंट की जगह अगर डिस्कस होता तो यहां पे मेरे को दोनों पहलू जो हैं वो अपने आंसर के अंदर लिखने थे, जो मैं शायद नहीं लिख सकता हूं क्योंकि मेरे पास उतना ज्यादा स्पेस नहीं है 4 मार्क्स के आंसर्स को लिखने के लिए। यही कारण है यहां पे जो कंटेक्स्ट यानी कि जो पूछा गया है उसके ऊपर आप लोगों ने ज्यादा तवज्जो, ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है रेदर देन डायरेक्टिव। क्लियर? नो डाउट डायरेक्टिव की अपनी महत्वता है, अपनी इंपॉर्टेंस है। जितना हो सके आप अपने आंसर्स के अंदर डायरेक्टिव को एड्रेस करोगे, लेकिन 4 नंबर के जब सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे तो वहां पे आप थोड़ा सा डायरेक्टिव को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस ना करते हुए कंटेक्स्ट के ऊपर काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उतना ज्यादा स्पेस आपकी मेंस आंसर राइटिंग शीट के अंदर नहीं होगा। तो यही कारण है सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है उसको अंडरस्टैंड करना है, वो है ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज ए प्री रिक्विजिट फॉर गुड गवर्नेंस। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग जिसके सराउंडेड स्पेसिफिक क्वेश्चन को बुना गया है वो देख लेते हैं। वो बेसिकली गुड गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में, या गुड गवर्नेंस जो इसका एक सेंट्रल थीम है जिसको आप लोगों ने कंटेक्स्ट यानी कि रिलेट करना है कि किस तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी है, शायद आप सब लोगों को पता होगा गुड गवर्नेंस की 8 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसपेरेंसी है। तो ऐसी स्टेटमेंट क्यों देगी और आपसे कमेंट करने को पूछा गया, यानी कि आपने स्टेटमेंट से एग्री करना है या नहीं करना है। वैसे जिस तरह की ये स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। आप लोगों को कुछ आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे जहां पे ये एस्टेब्लिश हो सके कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो प्री रिक्विजिट है, वो नेसेसरी है गुड गवर्नेंस के लिए। शायद ट्रांसपेरेंसी के बिना गुड गवर्नेंस करना इम्पॉसिबल है। क्लियर? तो ये छोटा सा पहलू था, इसको आपने अपने आंसर के अंदर डायरेक्टली एड्रेस करना था। नॉर्मली जब जब हम आंसर लिख रहे थे 8 नंबर के या 20 नंबर के, तो आपको कहा जा रहा था कि आप एक इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके साथ साथ बॉडी पार्ट बनाइए और उसके साथ साथ कंक्लूजन लिखिए। जहां पे आपसे 60 वर्ड्स में आपसे आंसर सीख किया जाएगा वहां पे आप डायरेक्टली जो है वो बॉडी पार्ट को टारगेट करोगे। यानी कि यहां पे आपको कोई इंट्रोडक्शन जो आपका सेंट्रल थीम है उसके ऊपर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा बॉडी पोर्शन में जो पूछा गया है इसको 4 या 5 लाइनों से जस्टिफाई करने की कोशिश करिए। तो ये छोटी सी चीज थी जिसको आप लोगों ने जब 4 मार्क्स के क्वेश्चन आप लिखोगे आपने ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपके पास कंटेंट की कमी है, अगर आपको बहुत ज्यादा आंसर नहीं आता है, वहां पे आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो सेंट्रल थीम के आधार पे, बट ज्यादा इफेक्टिव आपका आंसर तब माना जाएगा जब आपने डायरेक्टली 4 मार्क्स में 60 वर्ड्स के अंदर 4 या 5 लाइंस में अपना जो आंसर है या जो कंटेक्स्ट है उसको डायरेक्टली एड्रेस किया होगा।
तो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वहां पे हमें थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ चीजों को करना पड़ता है रेदर देन 8 एंड 20 मार्क्स। जब 20 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात आती है तो वहां पे हम लोगों को ज्यादा डायग्राम्स बनानी पड़ती है, ज्यादा करंट अफेयर्स के साथ एसोसिएशंस करनी पड़ती हैं, चीजों को ज्यादा एक्सप्रेसिव फॉर्म में लिखना रहता है। 8 नंबर में थोड़ा सा कंसाइज करते हैं, और जब 4 नंबर के सवाल आते हैं वहां पे हम टू द पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस, हमारे पास जगह उतनी ज्यादा नहीं रहती है। नो डाउट आंसर कैसे लिखना चाहिए ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पिछले 15-16 दिनों से, लेकिन किस आंसर को कैसे लिखना चाहिए ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सब लोगों के साथ शेयर करना, कि आप इन छोटी छोटी चीजों को 4 नंबर के सवाल को अप्रोच करते हुए, अटेम्प्ट करते हुए ध्यान में रख सकते। अगर कंटेंट कम है तो इंट्रोडक्शन डाल दीजिए, फ्लो चार्ट्स डाल दीजिए, लेकिन अगर कंटेंट है तो कोशिश करिए कि जो 4 नंबर के सवाल है उनको पॉइंट फॉर्मेट्स में लिखिए, ताकि जो पूछा गया है वो डायरेक्टली एग्जामिनर को देखने को मिले। तो छोटी सी चीज थी जिसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब अगला सवाल आएगा कि अगर इसी तरह का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आता, क्योंकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, क्वेश्चन को समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे देखिए, हो सकता है डायरेक्टली आप सब लोगों ने गुड गवर्नेंस के बारे में पढ़ा हो, गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट आप सब लोगों को पता हो, गुड गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी आपको आइडिया हो, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जो गुड गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे 8 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लोग गुड गवर्नेंस के लिए कंसीडर करते हैं। तो जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपकी ट्रांसपेरेंसी है, तो आपको यहां पे लिंक करना है, क्योंकि यहां पे बोला गया है इज ए प्री रिक्विजिट। क्लियर, ये प्री रिक्विजिट है फॉर द गुड गवर्नेंस। तो जो गुड गवर्नेंस के बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी को अगर इंश्योर करना चाहता है कोई, तो वो बिना ट्रांसपेरेंसी के नहीं हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी के अलग अलग मतलब हैं। ट्रांसपेरेंसी का पहला मतलब यही है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाए। दूसरा है, लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन है उसको फ्रीली अवेलेबल करवाया जाए। क्लियर, ताकि वो लोग एम्पावर्ड हो सके, स्पेशली जिस इंडिविजुअल के ऊपर किसी पॉलिसी का इंपैक्ट पड़ रहा है उसके पास उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए। तो मान लो अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल्स के पास, आप लोगों के पास फ्रीली अवेलेबल है, तो आप इजीली जो भी आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, जो भी आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होगा, उससे अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करवा सकते हो। कहानी समझ आ रहा? क्लियर। तो आसान भाषा में जो आपके गुड गवर्नेंस के मल्टीपल एस्पेक्ट्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको आप लोगों ने ट्रांसपेरेंसी के साथ लिंक करना है, कि कैसे ट्रांसपेरेंसी जो है वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स में हेल्प करती है, कैसे बिना ट्रांसपेरेंसी के शायद उन एस्पेक्ट्स को कवर करना, उन एस्पेक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन करवाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये रहता है। बाकी पता आपको गुड गवर्नेंस का भी है, आपको ट्रांसपेरेंसी का भी है, पर कहानी है कि जो आंसर है वो आपका किस तरीके से होना चाहिए। आई होप आप लोगों को थोड़ी सी विजुअलाइजेशन हो रही होगी। जैसे थोड़ा सा आंसर की तरफ चलते हैं, तो जैसे गुड गवर्नेंस के देखिए आप लोगों को जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेटरी एंड कंसेंसस ओरिएंटेड। तो अब आप खुद सोचिए कि ट्रांसपेरेंसी है, लोगों के पास फ्रीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लोग अपनी डिमांड रेज कर सकते हैं। क्लियर, और वो कहीं ना कहीं लोगों की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करवाएगा। जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेशन करेंगे, जो गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज बनाई जाएंगी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा, वहां पे एक ब्रॉड कंसेंसस इंप्लीमेंट होने की भी संभावना रहेगी। तो ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं जितने भी एस्पेक्ट्स आप लोगों को गुड गवर्नेंस के देखने को मिलते हैं उनमें हेल्प करती है, उनके लिए कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस के लिए एक प्री रेक्विजिट है। समझ आए कहानी? तो जहां पे डायरेक्टली आप लोग बॉडी लिख सकते हो कि किस तरीके से ये सिटीजन्स को एम्पावर्ड करेगी। क्लियर, कि उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन चार्टर जो है वो पहले ही आपको पता होगा कि स्पेसिफिक सर्विस इतने दिनों में प्रदान की जाएगी, तो आप वहां पे डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी सीख कर सकते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन आप सब लोगों तक पहुंच रही है थ्रू सिटीजन चार्टर, वो एक ट्रांसपेरेंट एस्पेक्ट का एग्जाम्पल है। तो आपने उसको इसके थ्रू अकाउंटेबिलिटी से लिंक कर दिया। जब पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, वहां पे एग्जांपल्स की बहुत ज्यादा महत्वता होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जीएस2 में मार्क्स कमाने के सबसे बड़े कारण यही है। तो आप लोगों को एग्जाम्पल जितना रिलेटेबल आप चीजों को कर सकते हैं आपने उतना करना है। आसान रहता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, लेकिन उसमें अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, एग्जाम्पल्स नहीं डालोगे, क्लियर, केसेस को लिंक नहीं करोगे, अगर मैं पॉलिटी की बात करूंगा, डन, कमिटीज, इन सबको नहीं डालोगे, तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू आपके आंसर के अंदर एक्सपेक्ट की जाती है एग्जामिनर के द्वारा, वो मिसिंग रहेगी और आपके मार्क्स कम आएंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप सब लोगों ने जो है वो ध्यान।
ट्रांसपेरेंसी के थ्रू जो एसिमेट्री इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा कम रहता है। ओपननेस, क्योंकि ओपन है, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंश्योर करवाई जा रही है, जिसके कारण जो पीपल पार्टिसिपेशन है उसको ये इंश्योर करता है, और उसके साथ साथ जो है वो कंसेंसस बिल्डिंग भी रहती है। क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को रिलेट करनी पड़ेगी। आपका जो इंडिविजुअल है, जब उसके पास इंफॉर्मेशन रहेगी, वो ज्यादा कॉन्शियस, ज्यादा बेटर डिसीजन जो है वो ले पाएगा। तो इस तरीके से आप इन 3-4 शब्दों की सहायता से, वैसे अगर ये 120 वर्ड्स में पूछा जाता तो आपने इसको डिफरेंट लिखना था, 400 में लिखा जाता तो थोड़ा और ब्रॉड रहना था। क्लियर? लेकिन क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चंस के लिए भी हम लोगों को बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को किस तरह से एड्रेस किया जाए, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग। देखिए, कंसेप्ट हमने टारगेट किया, नंबर ऑफ वर्ड्स को भी हमने जो है वो पिक किया। क्लियर? और उसके साथ साथ जो स्पेस हमें दिया गया था, हमने भी उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया, ना उसके बाहर ना उसके अंदर। क्लियर? तो इन छोटी छोटी चीजों को आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये 4 नंबर का सवाल थोड़ा सरप्राइज था, लेकिन अगेन आप लोगों को आपका जो हर एक एस्पेक्ट है एग्जाम का वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो सॉलिड होना चाहिए। क्लियर? तो जो कल का हमारा टारगेट है डे 17 का, उसको आप लोग देख सकते हो। ये भी कहीं ना कहीं गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स हैं, जहां पे एनजीओ, एसएचजी, सिविल सोसाइटी, बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड पॉलिसीज, प्रोग्राम, स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटीज, वुमेन, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेज, ये सारा जो है वो आप लोग ध्यान से पढ़ देना। डायरेक्टली इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में, डायरेक्टली, यानी कि यहाँ पे घुमाया भी नहीं गया है, सीधा ही पूछा गया है कि व्हाट आर द वेरियस इश्यूज एसोसिएटेड विद पॉवर्टी, हंगर, ठीक है, एंड सोशल इंक्लूसिवनेस इन इंडिया। तो इनको डायरेक्टली आप लोग रीड करोगे, हर एक सिलेबस का हिस्सा, हर एक सिलेबस का भाग आप लोगों ने कवर करना है, आप लोगों ने कंप्लीट करना है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है उसको कंक्लूड करते हैं। कल इस स्पेसिफिक टॉपिक डे 17 में एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।